नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को एमएससी मैथमेटिक्स की यूनिट 3 का फर्स्ट पेपर फंक्शनल एनालिसिस फर्स्ट की यूनिट 3 का सिलेबस बताया था। उसमें हमें एक या दो टॉपिक ही पढ़ने हैं। आज के लेक्चर में हम यूनिट 4 का सिलेबस बताएंगे और इसमें जो टॉपिक है उन्हें बेसिक रूप से डिफाइन करेंगे कि ये टॉपिक होते क्या हैं और फिर इससे रिलेटेड जो थ्योरम क्वेश्चन और इस यूनिट में होंगे वो आप सब लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम इससे सिलेबस बताएंगे पढ़ना क्या क्या है और इनका बेसिक क्या होता है वो चीज हम आप लोगों को डिफाइन करेंगे, जैसे हम हर यूनिट के सिलेबस में करते आए हैं। और हमारी जो यूनिट 4 है इसमें भी हमें केवल 3 ही टॉपिक पढ़ना है, केवल इसमें 3 ही टॉपिक है हमारी यूनिट 4। यदि हम 3 टॉपिक के बारे में देखें कि हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक हमारा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। दूसरा टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटर। तीसरा है नॉन लीनियर स्पेस ऑपरेटर। ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। और इससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेटर होते क्या हैं। ऑपरेटर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संकारक। ऑपरेटर संकारक के बारे में हमें बीएससी फाइनल में केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ने को मिलता है। वह ऑपरेटर संकारक के बारे में थोड़ा सा है। तो ऑपरेटर संकारक होते क्या हैं? ऑपरेटर या संकारक वे होते हैं जो किसी फलन को या किसी भी फलन को किसी दूसरे फलन में किसी दूसरे फलन में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर। और परिवर्तित करने के लिए जिस विधि का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं संक्रिया। अर्थात हम इनमें एक विधि जिस संक्रिया कहते हैं वो संक्रिया लगाकर ऑपरेटर की सहायता से एक फलन या राशि को दूसरे फलन या राशि में हम चेंज करते हैं। और ऐसा कोई भी जो एक फलन को दूसरे फलन में चेंज कर देगा उसे ऑपरेटर बोलेंगे। और उसके द्वारा यूज की गई विधि को क्या कहेंगे? संक्रिया कहेंगे, है ना। और संकारक संक्रिया दोनों सेम पदार्थ हैं। अर्थात संकारक जिस विधि का यूज करे संक्रिया, और संक्रिया के द्वारा संक्रिया का यूज करने वाला क्या कहलाता है? संकारक। एग्जाम्पल ये होगा हमारा ऐड ऑपरेटर जिसे हम क्या बोलते हैं? जोड़ संकारक। ये हमारा होता है इनटू ऑपरेटर, इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑपरेटर। एक हमारा होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये सब हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। इसे हम एक्सप्लेन करें, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2+3। तो 2+3 हम जानते हैं इसे बोलते हैं योग। हमने संक्रिया द्वारा आंसर क्या पा गए? पास पा गए हम। लेकिन जो ये चिन्ह है संक्रिया का, इसी को हम क्या बोले? संकारक ऑपरेटर। ये निर्देश क्या दे रहा है हमें? ये निर्देश दे रहा है या ये कह रहा है 2 और 3 को क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये कहलाएगा ऑपरेटर। और इसने जिस संक्रिया का यूज की वो क्या है तुम्हारा? योग। मतलब इसने योग संक्रिया द्वारा इन्हें 2 3 जो क्या थे कोई अन्य राशि है इन्हें अलग राशि में चेंज कर दिए, जिसे बोलते हैं 5। यदि यहाँ पर अन्य राशि नहीं आए मतलब 3 है और आंसर भी 3 मिले तो उसे भी मतलब एक प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। मतलब एक ऐसा ऑपरेटर भी होता है जो किसी भी राशि की मान को चेंज नहीं करता है ना। वो अलग ऑपरेटर है। अधिकतर क्या होता है? चेंज, मतलब अधिकतर एक फलन को क्या करे? चेंज करेगा। लेकिन एक ऑपरेटर ऐसा भी होता है जो राशि के मान को चेंज नहीं करता, उसे हम बोलते हैं
तत्समक ऑपरेटर, मतलब शुरुआत में ऑपरेटर की परिभाषा दी गई, फिर बाद में जब ऑपरेटर और मतलब उनकी खोज हुई या फिर उनमें और आगे कार्य किया गया, तो एक ऑपरेटर ऐसा ही पाया है कि एक ऑपरेटर ऐसा भी होता है जो किसी फलन के मान को चेंज नहीं करेगा, मतलब उसके मान को वही का वही हमें देगा। अब हम कैसे देखें कि योग यहाँ ऑपरेटर का काम कर रहा है, तो राशि हमने 2 3 ही ली थी, यदि हम 3 और 2 में दूसरा ऑपरेटर लगा दें, और हमने दूसरा ऑपरेटर क्या लगा दिया, यदि यहाँ पे हम इसका यूज कर दें माइनस का, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मतलब क्या कर रहा है, ये चिन्ह क्या कर रहा है, इन संक्रियाओं ये में इन मतलब ये जो संख्या चेंज हो रही है, तो कौन चेंज कर रहा है, ये चिन्ह चेंज कर रहा है। क्यों, ये चिन्ह बदलने पर आंसर बदल दिया, संख्या वही थी, यहाँ पे हम आगे 3 लिख दें पीछे 2 लिख दें, तो हम जानते हैं कोई आंसर 5 ही आएगा। अर्थात वही संख्या लेने पर जो हमने परिवर्तन किया है इसे, इसके कारण हमारा रिजल्ट अलग आ रहा है, तो परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, इसके कारण। तो ये परिवर्तन कौन कर रहा है, ये चिन्ह, तो इसी को बोलते हैं ऑपरेटर। इसके साथ ही आप लोग जैसे जानते हैं एक अवकलन होता है, अवकलन क्या है, संक्रिया, और जो अवकलन का चिन्ह होगा d/dx, इसी को हम क्या बोलेंगे, अवकल ऑपरेटर बोल देंगे या अवकलन ऑपरेटर बोल देंगे। उसी प्रकार समाकलन ऑपरेटर होता है, समाकलन ऑपरेटर क्या हो जाएगा, जो हम समाकलन में अपन चिन्ह यूज करते हैं उसे हम समाकलन ऑपरेटर कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये ऑपरेटर होते हैं, इनके द्वारा यूज की गई विधि को हम संक्रिया कहते हैं। जीरो ऑपरेटर भी होता है, तो जीरो जब आएगा तो वो क्या कर देगा, वो भी किसी राशि के मान को दूसरी राशि में चेंज कर देगा, है ना, तो उसे हम जीरो ऑपरेटर कहेंगे। और जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये क्या करता है, तो ये किसी भी चीज के मान को चेंज नहीं करता है, तो ये क्या है हमारे ऑपरेटर। हमें क्या पढ़ना है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, मतलब परिबद्ध रेखीय ऑपरेटर। फिर हम देखें ये रेखीय ऑपरेटर क्या होते हैं, फिर हम देखें बाउंडेड क्या होते हैं। तो ऑपरेटर हमने जान लिया, अब यदि हम लीनियर को जाने कि लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, तो लीनियर ऑपरेटर कैसे क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा है बीएससी में, आप क्या देखेंगे, लीनियर ऑपरेटर हमने पढ़ा है बीएससी में, एक प्रतिचित्रण मैपिंग होती है, इसलिए लिखें एफ क्या करता है, एक्स को वाई में चेंज कर देता है, तो हम इसे इस प्रकार लिख देते हैं, एफ सच दैट एक्स एफ टेंड टू वाई। और क्या बोलते हैं, यहाँ एफ क्या है, प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण मतलब क्या कर रहा है, ये एक्स को वाई में बदल रहा है, प्रतिचित्रित कर रहा है, और एफ को ही हम क्या बोलते हैं, रूपांतरण कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक्स वाई में क्या कर रहा है, रूपांतरित कर रहा है। लेकिन चूंकि हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, कोई भी ऐसी राशि जो एक फलन को दूसरे फलन में चेंज कर दे उसे क्या बोलते हैं, हम ऑपरेटर कहते हैं। तो एफ क्या कहलाएगा, ऑपरेटर भी कहलाएगा। कितने सारे नाम हैं, है ना, क्योंकि इसके कितने नाम क्या हैं कि जो एक एक्स को वाई में चेंज कर रहा है तो रूपांतरण कहा जा सकता है। ये क्या कर रहा है, एक्स के वाई में जब कर रहा है तो प्रतिचित्रण बोलते हैं, इसने क्या कर दिया, एक्स को वाई में प्रतिचित्रित कर दिया, तो इसे इसका एक नाम प्रतिचित्रण, मतलब एफ क्या बोलते हैं कि एफ एक प्रतिचित्रण है। और एफ क्या कर रहा है, जब एक्स को वाई में चेंज कर रहा है तो ऑपरेटर की परिभाषा यहाँ लग रही है, तो इसे ऑपरेटर बोल देंगे। और अगली यूनिट में पढ़ना है फलक हमें, तो एफ क्या होता है, फलक भी होता है। अब फलक क्या होते हैं, तो जब यूनिट 5 का सिलेबस बताएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे हम फंक्शनल क्या है, ये बोलते हैं हिंदी में फलक, तो वहां पर देखेंगे कि एफ को फलक कब कहेंगे, मतलब अलग अलग गुणों के कारण इसे अलग अलग नाम दिया गया है। अब जब ये प्रतिचित्रण है और इसे अच्छे समझें कि होता क्या है, इसका मतलब सब कुछ जब ये पढ़ा वो चीज आनी चाहिए, इसमें बहुत सी कंफ्यूजन हो जाएंगी। तो इसका मतलब होता है कि ए बी सी एक्स में अवयव है तो y कैसे बना है, तो y x से बना है। कैसे बना है, यदि a के आगे स्मॉल a लगा दो, f लगा दो, b के आगे स्मॉल f लगा दो, तो ये अवयव हो गए, क्योंकि a b c के अवयव। अपने f है f b f c लगाएं तो इस टाइप के अवयव किसमें पाए जा रहे हैं, y में। अर्थात y किससे बना है, x से बना है। और किस प्रकार परिवर्तन से बना है, इस प्रकार परिवर्तन से बना। इस प्रकार आपने y को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया, x से y को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, इसीलिए f को क्या बोलते हैं, प्रतिचित्रण। अब कोई कहेगा a किसका अवयव है, तो x का, f a कहां पाया जाएगा, y में। तो हमने रिलेशन देख लिया कि अर्थात इसका मतलब क्या है ना।
अब हम इसे लीनियर ऑपरेटर कब कहते हैं, तो इसे हम लीनियर ऑपरेटर कब कहेंगे, तो हम जानते हैं जब h क्या है, यहाँ पे सदिश समष्टि है। हम लीनियर स्पेस के बारे अंदर पढ़ा हमने इसे लीनियर ऑपरेटर, जब समष्टि है तो कोई भी समष्टि जब बनती है, सदिश समष्टि बनती है, तो दो भाग होते हैं, एक होता है सदस्यों का समुच्चय जिसे कैपिटल एस से शो करते हैं, और इसके लिए चाहिए क्षेत्र जो अदिशों का समुच्चय होता है, और जब ये सदस्यों समुच्चय अदिशों के समुच्चय साथ कुछ शर्तों का पालन करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश समष्टि। तो सदिश को किससे शो करते हैं, अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा गामा एक्स में पाए जाएंगे। अदिश को किससे शो करते हैं, ए बी सी से, वो एफ में पाए जाएंगे। तब यदि ये एफ एक्स का संबंध एक्स और वाई से है, जब वो इनके अवयव को चेंज कर रहा है तो किसे चेंज कर रहा होगा, अल्फा बीटा ए बी में, अर्थात अल्फा और बीटा में कौन काम करेगा, एफ काम करेगा। यदि हम अल्फा बीटा को जोड़कर एफ लगा दें तो कुछ ना कुछ तो मान प्राप्त होगा इसका, है ना। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि जहां ए में एफ लगाते तो आंसर क्या आता है, एफ अल्फा आता है। अल्फा में एफ लगाने पर जब इसके योग में एफ लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मान आएगा। अभी हमने सीधे लिख दिया है, लेकिन हमें सवालों में परिभाषा दी होती है कि एफ अल्फा का मान क्या है। कई सवाल में मिल जाता है कि एफ अल्फा का मान है 1+2, या फिर हाँ इस प्रकार का, या फिर अल्फा प्लस 2 है तो हम एफ अल्फा का मान अल्फा प्लस 2 लेकर चलते हैं। तो अलग अलग सवालों में हमें जब अलग अलग सवाल पढ़ते हैं तो ऐसी शर्त दी होती है जिनके अकॉर्डिंग हम सवालों को हल करते हैं। तो एफ अल्फा प्लस बीटा की परिभाषा दे दी जाए तो इसका मान निकाला जा सकता है। लेकिन यदि हमें एफ अल्फा प्लस बीटा में एफ लगाने पर इसका मान किसके मान बराबर प्राप्त हो जाए, एफ अल्फा और एफ बीटा के, मतलब चाहे हम अलग अलग मान निकालें या एक साथ जोड़कर एफ लगाकर मान निकालें, पहली शर्त है लीनियर होने की, दूसरी शर्त क्या है, यदि हम एक ले लें अदिश और एक ले लें सदिश, इसका मान किसके बराबर आए, ए एफ अल्फा के मान आए। यदि ये दो शर्तों का पालन होता है तो इस कंडीशन में जो मैपेन एफ है या फिर जो ऑपरेटर है वो कैसा कहलाएगा, लीनियर। और फॉर ऑल सभी अवयव क्या हो, फॉर ऑल मतलब सभी अवयव में काम करेगा, एक्स के और एफ में, है ना, एक दो अवयव नहीं सभी अवयव में काम करना चाहिए इसे, तभी हम बोलेंगे एफ जो ऑपरेटर कैसा, लीनियर है। या फिर हमें सवाल में लीनियर सिद्ध करना हो तो ये कंडीशन लगा दूं, या फिर हमें ये कंडीशन नहीं लगानी है, केवल एक ही कंडीशन दिखाना हो। ए साथ क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा में एफ लगाने पर इसका मान, इनके अलग अलग मान, यहाँ पे हमने योग भी कर दिया गुणा भी कर दिया, यहाँ पर हमने एक बार योग किया एक बार गुणा किया। यदि एक शर्त दिखाना हो तो ये साथ दोनों काम कर दो तो किसके बराबर आएगा, जैसे यहाँ करते थे ये अलग अलग हो जाएंगे और अदिश क्या निकाल आएंगे, बाहर निकाल आएंगे। यदि इस प्रकार इस शर्त का पालन होता है तो जो एफ ऑपरेटर होता है वो कैसा होता है, लीनियर ऑपरेटर, मतलब वो रेखिक होता है। रेखिक मतलब क्या होता है, किन्हीं दो चीजों को अलग अलग जोड़ दो या एक साथ जोड़ दो तो उनके मान परिवर्तन ना हो, अर्थात वो कैसे हैं, एक ही चीज में पाए जा रहे हैं, रेखिक हैं, है ना, क्योंकि हमने संख्याओं को चेंज नहीं किया, राशियों को। यदि हमने राशि को चेंज नहीं किया है, उनके बाद लगने वाली संक्रिया को चेंज नहीं किया है, तो इनमें इस प्रकार का इस सीध वाला जो रिलेशन है वो शो होना चाहिए। इस कंडीशन में जो ऑपरेटर हो कैसा होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर ऑपरेटर। हमें क्या देखना है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो हमने इसका एक एक अर्थ जाना कि ऑपरेटर क्या होते हैं, पहले हम ऑपरेटर जानेंगे, हमने जाना लीनियर ऑपरेटर कब बनता है, जब लीनियर ऑपरेटर हम जानते हैं या हमसे बनता है तभी हम पढ़ पाएंगे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, अर्थात लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड क्या बने कब बनेगा, तो उसकी भी शर्त होती है। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता ऑपरेटर क्या है, लीनियर ऑपरेटर क्या है, इनकी शर्त नहीं बनती, इनकी कंडीशन नहीं बनती, तो बाउंडेड वाला हम पढ़ेंगे भी, रटेंगे भी, भूल जाए, कंफ्यूजन होगी। तो पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए जो हमने बता दी। और इसके बाद आप देखते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ये क्या होता है, इसकी क्या शर्त होती है। तो इसके बाद देखते हैं आप बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। हमने क्या जान लिया, ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर और बाउंडेड। यदि कोई ऑपरेटर है, हम किसी ऑपरेटर को टी से शो करें कि टी एक हमारा लीनियर ऑपरेटर है, तब ये बाउंडेड कब होगा, यदि टी के लिए एक संख्या, उस संख्या को हम किसी से डिनोट कर दें, सी से डिनोट कर दिया, उसका अस्तित्व इस प्रकार कैसे,
यदि टी सदिश समष्टि कैपिटल एक्स के लिए ऑपरेटर तो माना कैपिटल एक्स का एक अवयव स्मॉल एक्स है। तो यदि हम एक्स में क्या लगा दें, टी ऑपरेटर लगा दें, मतलब ऑपरेट करना है हमें इसमें, हम टी ऑपरेटर का मान निकाल रहे हैं। फिर हमने इसका मानक निकाला, यदि इसका मानक निकालें तो इसका मान हम एक बार में क्या किया, हमने x में ऑपरेटर t लगाकर उसका मानक निकाला और दोबारा केवल हम x का मानक निकालें। यदि इसके मानक में एक ऐसी संख्या t के लिए पाई जाए जिसका गुणा कर देने पर इसका मान इसके मानक से बड़ा या क्या प्राप्त हो जाए, बराबर, तो हम क्या कहेंगे, t कैसा है, हमारा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। जो पहले क्या था, लीनियर ऑपरेटर, और जब उसके लिए एक ऐसी संख्या का मान ऐसी संख्या का अस्तित्व होता है कि जो इसने हमें आंसर दिया है और जो इसका पहले मतलब ये टी के साथ आ रहा मानक, ये बिना टी के साथ मानक निकाला, और जो टी के साथ मानक है इसका मान और इसके मान में क्या है, तो इसके मान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एक ऐसी संख्या गुणा कर दें जिसका गुणा करने के बाद बिना टी के जो मानक प्राप्त हुआ था वो टी वाले से अधिक हो जाए, बड़ा हो जाए, बराबर, छोटा न रहे, तो बोलेगी टी कैसा है, परिबद्ध है ना। और ये क्या होती है, इसकी शर्त होती है। इसके अलावा हम इसे एक प्रकार से और सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल, एक प्रकार सिंपल शर्त है इसकी। दूसरी कंडीशन है परिबद्ध, मतलब क्या है, बंधा हुआ। पर यदि हम हिंदी में लिखें बॉन्डेड को तो क्या बोलते हैं, परिबद्ध। बद्ध मतलब बंधा हुआ, परि मतलब चारों ओर से, यहाँ बद्ध क्या तात्पर्य है रिलेशन शो करना, और परि मतलब चारों ओर नहीं, दोनों ओर से रिलेशन, मतलब यदि कोई संख्या ले लें और इस संख्या से बड़ी संख्या भी पाई जाए और इस संख्या से छोटी संख्या ही पाई जाए, तो मतलब हमारी संख्या कैसी है, बीच की संख्या है। जब बीच की संख्या तो मतलब दोनों ओर क्या है, ये किसी न किसी संख्या से रिलेशन शो कर रही है, बंधी हुई है, तब ऐसी संख्या को बोलते हैं परिबद्ध संख्या। समुच्चय ले लें, परिबद्ध समुच्चय, अनुक्रम ले लें, परिबद्ध अनुक्रम, और फलन ले लें, परिबद्ध फलन। हम इसे किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, संख्या, अनुक्रम, फलन, समष्टि, हमें परिबद्ध शब्द को जानना होगा, यही हमारा बेस है। इसलिए जब हम इन वर्डों को शुरुआत किसी क्लास में शुरुआत होती है तो बड़ा बेसिक से और कम पढ़ाया जाता है, तब उन्हें उस शब्द को क्लियर करना वहां जरूरी होता है, क्योंकि अब बाद में यूज करते हैं और हमें परिबद्ध का मतलब नहीं पता होता, तो किसी अध्याय पर हमने परिबद्ध अनुक्रम उसकी परिभाषा याद कर ली, रट ली, फिर आया परिबद्ध फलन, फिर उसकी परिभाषा रट ली, फिर आया परिबद्ध अनुक्रम, और सब हमारा फिर मिक्सचर हो जाता है। यदि हम परिबद्ध को जान लें तो केवल अनुक्रम, फलन, इनमें से बहुत चीज हम पहले से जानते हैं, केवल उसे क्या करना होता है, उस परिभाषा को अलग अलग के साथ जोड़ना है। इसकी परिभाषा, कंडीशन, शर्त सब में समान होगी क्योंकि वो कंडीशन ही समान है। और जब ऐसा कुछ होता है तो यदि हमारी संख्या 4 है और 4 से बड़ी संख्या पाई जाती है तो इस संख्या को क्या बोलते हैं, 4 का ऊपरी परिबंध। परिबंध जैसा हमें इसलिए पढ़ने को मिलता है जहां शुरुआत होती है कि परिबद्ध है क्या, और इसे 4 को क्या बोलेंगे, ये कैसा है, ये है ऊपरी परिबद्ध। परिबद्ध मतलब बंधा हुआ है, ऊपरी मतलब क्या है, इससे बड़ी संख्या पाई जा रही है, तो इस संख्या को बोलोगे ऊपरी परिबद्ध और इसे बोलोगे ऊपरी परिबद्ध। जब छोटी संख्या हो तो उसे बोलते हैं निम्न परिबद्ध, और इस स्थिति में 4 3 के सापेक्ष कहलाएगा निम्न परिबद्ध। जब 4 निम्न परिबद्ध भी हो, ऊपरी परिबद्ध भी हो, तब कहते हैं कि कैसी है, एक परिबद्ध संख्या है। या फलन लिया है तो परिबद्ध फलन है, या कोई समष्टि ली गई है, या कोई अनुक्रम लिया गया तो परिबद्ध अनुक्रम है। या ऑपरेटर लिया गया था, ऑपरेटर के लिए हमने एक ही कंडीशन मतलब यहाँ पे शो कर दें तो भी मतलब क्या है, लीनियर ऑपरेटर था या मानक के रूप में है, तो मतलब इसके लिए हमने छोटा नहीं केवल बड़ा वाला सी के रूप में दिखा, मतलब इस शर्त में यहाँ केवल इतना भी शो कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा। और जो परिबद्ध की पूरी हमारा बेसिक था हमने वो आप लोगों को बता दिया। यदि परिबद्ध है पता तो फिर यहाँ पे हमें क्या हो, उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और उसके साथ ही ये तो हमने बेसिक एक प्रकार शर्त बताई है, इसकी जब हम प्रमेय करेंगे, सवाल करेंगे, तो सवाल में हमें वहां पे सिद्ध करना होगा, तब वहां पे हमें अलग अलग संख्या अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। सवाल जिस प्रकार बनाया गया होगा हम उस प्रकार सवाल को सोल्व करेंगे, है ना। और हमारा एमएससी लेवल का तो वहां पे सवाल करने भी थोड़ा सा क्या होगी, मतलब बड़ी होगी जो मैं करने होंगे वहां पर।
फिर दूसरा हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर। इसका पूरा बेस देखें तो हमने आप लोगों को ऑपरेटर बताया, लीनियर बताया। अब लीनियर ऑपरेटर जानना हमें, सबसे पहले तो लीनियर ऑपरेटर का ऑपरेटर आना चाहिए, जो हमने आप लोगों को बता दिया, लीनियर ऑपरेटर आना चाहिए। अब देखो लीनियर ऑपरेटर में यदि हम परिबद्ध की कंडीशन लगा दें तो परिबद्ध लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा। यदि हम इसमें कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन लगा दें तो वो कॉन्टिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा। मतलब हमने क्या कहा था, हमारा बेस क्लियर है तो आधी आधी चीजें तो पहले अपने आप क्लियर है। हमें कि फोकस क्या करना होगा, इससे कनेक्ट करना होगा। कॉन्टिन्यूअस क्या है, तो हम जब मैथ में कक्षा 11वीं 12वीं से ही फलन को सिद्ध करते हैं, सिद्ध करो सतत फलन है ना। और रोले लैंग्राज उनकी प्रमेय में आता सतत क्या होता है, हम एक चर वाले फलन को सिद्ध करते हैं, सतत सिद्ध करो, सांतत्य सिद्ध करो, है ना। और सतत का मतलब होता है जब किसी भी संख्या फलन अनुक्रम के मान में एक लगातार रूप में परिवर्तन हो, उसका मान बढ़ता जाए या फिर उसका मान कम होता जाए, तो बोलेंगे वो कैसा सतत फलन है, मतलब उसका मान लगातार बढ़ रहा है। यदि बढ़े घटे तो बोलेंगे असतत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, इसका मान लगातार बढ़ रहा है। यदि फलन f(x) है, इसके कई सारे मान संभव हैं, a1 a2 a3 a4, तो ये मान क्या हो सकते हैं, मान लगातार बढ़े, तो कैसे कहेंगे, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो एक नया नाम दिया गया, एक दिष्ट वर्धमान, अर्थात इसका मान क्या है, लगातार रूप में बढ़ रहा है। और कम होता तो कैसे बोलते हैं, ये फलन कैसा है, एक दिष्ट हास्यमान। एक दिष्ट मतलब एक दिशा में, तो यहाँ पे चीज और एक दिष्ट कब बोलोगे, जब सबके मान में समान परिवर्तन हो रहा हो, दो सबके मान बढ़ रहे हो, तो बोलो एक दिष्ट, मतलब एक दिशा में बढ़ रहा है, एक दिशा में घट रहा है। और हम जानते हैं कि किसी का मान बढ़ रहा होगा तो घटेगा नहीं, तो मतलब यहाँ पे क्या बताया था, परिबद्ध के लिए परिबद्ध कब होगा, जब उससे छोटी संख्या भी हो, बड़ी संख्या बस दोनों हो। यदि केवल एक है तो उसे अलग अलग नाम दिया गया है। यहाँ भाई यदि उसका मान बढ़ रहा है तो एक लगातार मतलब समान परिक्रम के बढ़ रहा है, एक दिष्ट वर्धमान, घट रहा है एक दिष्ट हास्यमान। लेकिन हम जानते किसी भी एक चीज में एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते कि बढ़े भी घटे भी, तो मतलब सतत के लिए केवल दो में से एक कंडीशन बस फॉलो हो रही हो तो हम बोलेंगे वो कैसा, कॉन्टिन्यूअस। यदि वो एक दिष्ट वर्धमान हो तो भी क्या होगा, वो सतत फलन होगा या सतत लीनियर ऑपरेटर होगा। और एक रूप में घट रहा हो तो कैसा होगा, हम सतत तो होगा, तो जिस चीज को हम एक्सप्लेन करना चाहें हम उस चीज के साथ उसे रिलेट करते हैं। हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, लीनियर ऑपरेटर को। तो क्या होता है लीनियर ऑपरेटर में, कैसे हम रिलेट करेंगे कि माना एक हमारा ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है, कैसा है कि एक सदिश समष्टि लीनियर, हमें स्पेस लेना है, एक रेखीय समष्टि में टी लगाने पर क्या प्राप्त होती है, दूसरी लीनियर स्पेस प्राप्त हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, मैपिंग या चित्रण, इसे क्या बोलते हैं, रूपांतरण। फिर ये ऑपरेटर बनेगा, फिर लीनियर ऑपरेटर बनेगा। और मतलब क्या है इसका, हमने अर्थ ही बताया है। इसका मतलब क्या होता है, यदि x की अब जब हम a b और हम t लगा दें तो फिर t लगाने पर इसके में क्या थे, a और b, और ये किसमें पाए जाएंगे, TA और TB। इस प्रकार हमने x से t की सहायता से एक नई सदिश समष्टि प्राप्त कर ली, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रूपांतरण या परिचित्रण। कई सारे नाम होते हैं। यहाँ पर हम इसे क्या शर्त है इसने शो कर दी है, लीनियर ऑपरेटर शर्त शो कर दी है, तो क्या बन गया है, लीनियर ऑपरेटर बन गया है। अब ये सतत कब होगा, यदि सदिश समष्टि x है तो x के कोई हम क्या ले लें, बिंदु ले लें, और x में कई सारे बिंदु होंगे। यदि सदिश समष्टि x पर सतत सिद्ध करना है तो पहले हम इसे एक बिंदु के लिए शो करेंगे। एक बिंदु मतलब पहले हम माने एक अवयव कि क्या है, स्मॉल x सदिश समष्टि कैपिटल H का एक अवयव है, तब इसके किसी बिंदु अवयव को शो करें, बिंदु के लिए कोई ले लो। हमने x का x के रूप में ले लिया, x0, इस बिंदु पर ये सतत होगा। कब होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, x माइनस इसका अंतर निकालेंगे, क्योंकि हम लीनियर पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लीनियर पढ़ रहे हैं तो मानक निकालेंगे। अंतर को डेल्टा शो करते हैं तो हमें डेल्टा शो कर देंगे कि इनके अंतर किससे शो करते हैं, डेल्टा मतलब अंतर बताता है कि यदि इनके मानक के लिए डेल्टा शो किया, यदि इसके छोटा है डेल्टा के लिए अंतर डेल्टा शो किया, अब इसके लिए
एक धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक, उसका नाम कुछ भी देता है। अधिकतर हमें एप्सिलॉन लिखा मिलता है किताबों में, हम एप्सिलॉन दे दें, कुछ भी दे दें, और धनात्मक है तो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका अस्तित्व इस प्रकार हो, और किस प्रकार इसका अस्तित्व हो कि यदि हम अभी क्या सिद्ध करें, संख्या का हमने क्या निकाला, अंतर निकाला। यदि हम टी लगा दें ऑपरेटर और दोनों में टी लगा दिया, और फिर दोनों में टी लगाने के पश्चात इसका मानक निकाला। मानक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो है नॉर्म लीनियर स्पेस, मतलब हम मानक सदिश समष्टि में पढ़ रहे हैं। तो नॉर्म निकालने के बाद इसका मान एप्सिलॉन से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो क्या कहेंगे कि जो टी था और टी ने किससे ऑपरेट किया, इसके अवयव को, लेकिन इस अवयव को जब हमने निकाला तो हम दूसरी जो यहाँ पर संख्या लेंगे नई, तो जिस बिंदु पर इसे क्या सिद्ध करना, सतत, वो बिंदु लेकर उसका अंतर निकाला और फिर मानक निकाले, उसका मान एप्सिलॉन से छोटा हो, तो हम कहेंगे हमारा लीनियर ऑपरेटर टी इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, h बराबर h0 पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। और चूंकि पहले क्या था, ये लीनियर ऑपरेटर की पहले सिद्ध कर चुके हैं हम, तो क्या बन जाएगा, ये एक कॉन्टिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर है और इस बिंदु पर बनेगा। और ये मतलब जो अंतर है, अंतर पहले बता चुके, अंतर क्या हमारा डेल्टा शो कर रहा है। अब तो t इस बिंदु पर कैसा होगा, सतत होगा, लेकिन t को यदि हमें क्या सिद्ध करना, t सतत है, तो t नहीं सतत है अभी t इस बिंदु पर सतत है। और t कब सतत बनेगा, t तब सतत होगा जब ये कैपिटल X के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाए, सतत हो जाए। तो चूंकि प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो बोलोगे t कॉन्टिन्यूअस, मतलब में t सतत बन जाएगा। अभी लिखेंगे अर्थात t बिंदु x बराबर है 0 पर सतत है, अर्थात ये कॉन्टिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर है। यदि ये क्या हो, सभी बिंदु पर सतत की कंडीशन शो करे, तो बोलेंगे हम कि t सतत। पहली चीज। अब इस चीज को हमने जो बताई थी परिभाषा कि सतत मतलब होता है मान बढ़ना, उसे रिलेट करें तो इसका मतलब क्या है, इसका अंतर इस संख्या से छोटा रहा है। और हम ऐसे कई सारे बिंदु लें, अभी हमने x0 ले लिया, x1 x2 x3 सब तो बिंदु निकाले और सबका मान a से छोटा है, तो मतलब क्या हो रहा है, इस संख्या छोटा है किसी से, तो मतलब एक प्रकार से यहाँ पे इसमें एक नियमित रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो सतत के लिए, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अमूर्त बीजगणित पढ़ रहे हैं, मतलब अमूर्त मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अमूर्त मतलब हमें ये नहीं पता कि x क्या है और x0 क्या है, अंक तो दिए नहीं है। मूर्त मतलब जिस पर काम किया जा सके, हल किया जा सके, उसका आंसर निकाला जा सके, यहाँ पर सब मान के काम चला रहा है, तो मैथ को बोलते हैं अमूर्त मैथमेटिक्स, है ना। और बीजगणित पढ़ रहे हो तो अमूर्त बीजगणित हमारी आ जाएगी। तब यहाँ पे केवल इस शर्त को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें अंतर या फिर कितना मान बढ़ रहा है घट रहा नहीं निकाल सकते। तब इसीलिए इन संख्याओं का, इन सिंबलों का यूज किया गया कि यदि हम सबके लिए ऐसा रिलेशन प्राप्त हो जाए कि एक संख्या से छोटा आ जाए तो हम उसे सतत मान लेंगे। ये हमारे क्या हो गए, दो टॉपिक हो गए। तीसरा है नॉन लीनियर स्पेस ऑपरेटर, है ना। हमारे इसमें 3 टॉपिक है और 3 टॉपिक के साथ हमारी जो यूनिट 4 है, हमें केवल इतना ही पढ़ना है, जिसका बेसिक हमने आप लोगों को बताया, ये होती क्या है, इसकी शर्तें बताई, फिर अभी हम इसमें सवाल उत्तर लगाएंगे। के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट पेपर है 3rd सेम का और इसकी जो लास्ट यूनिट है 5 यूनिट, उसका सिलेबस बताएंगे कि उसमें हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक की नमस्ते, जय हिंद।